नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी कहावत है, आगे बढ़कर पीछे मुड़ना ये कमज़ोरी होती है। जो लड़ता है खुद से, मंजिल उसके पैरों पे होती है। तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उत्तराखंड डिपार्टमेंट में आला अधिकारी विजय कुमार जी से, जिन्होंने आगे बढ़ के खुद से लड़के आज अपना वो मुकाम हासिल किया है कि मंजिल उनके पैरों में है। कहा जाता है बहुत ही गरीब परिवार से ये आते हैं। बचपन की आपने इनकी कहानी सुनी थी पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जो इनकी युवा अवस्था है। इस युवा अवस्था में कॉलेज से नौकरी तक का सफ़र और फिर नौकरी से कवि का सफ़र कैसा रहा, तो आइए जानते हैं विजय जी की जुबानी। तो हमारे साथ मौजूद हैं विजय जी। जानते हैं विजय जी से। नमस्कार विजय जी। नमस्कार। विजय जी, अगर जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड माने तो बहुत ही, जैसे कि आपने पिछले इंटरव्यू में बताया कि काफ़ी दयनीय स्थिति ऐसी थी कि बहुत दूर स्कूल हुआ करता था आपका, और फादर थे, नौकरी थी और बच्चे ज़्यादा थे, क्योंकि उस टाइम पे होता ही था। लेकिन आपने उस कंडीशनों को उभार के आज आप आला अधिकारी हैं और साथ ही एक कवि भी हैं। तो कैसे ये मुकाम हासिल किया? धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत आपका दृष्टि न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि मुझे फिर से मौका दिया एक बार दर्शकों से रूबरू होने का। और जैसे कि मैंने पहले इंटरव्यू में भी बताया था आपको कि मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह ग्रामीण पृष्ठभूमि है, और मैं देहरादून के गांव से बिलोंग करता हूं। और जैसे कि गांव में समस्याएं होती हैं, अमूमन वही समस्याएं मैंने बहुत फेस की। और क्योंकि ये आज से 30 साल पहले की बात है, तो समस्याएं आप समझ सकते हैं कितनी रही होंगी उस समय सबके सामने और मेरे सामने खासकर। तो उन समस्याओं से जूझते हुए यहाँ आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो यही कहना चाहूँगा कि अ, आगे बढ़कर पीछे मुड़ना, आगे बढ़कर पीछे मुड़ना बड़ी कमज़ोरी होती है, और लड़ता है जो खुद से पहले, मंजिल उसके पैरों में होती है, मंजिल उसके पैरों में होती है। आप खुद से लड़े हैं, मंजिल आज आपके पैरों में है। आप आला अधिकारी हैं। किस तरीके से लड़ाई लड़ी है आपने और किस तरीके से आगे बढ़े? देखिए, जब मैं अपने कॉलेज डेज़ में था तो मैं बहुत सुबह मेरी क्लास हुआ करती थी, और घर से मेरा जो कॉलेज था वो 20 किलोमीटर दूर था। तो मैं साइकिल से जाया करता था। मॉर्निंग में 8 बजे क्लास होती थी, और सर्दियों के दिन होते थे, खासकर कोहरा छाया रहता था। तो मैं जो है मुंह पे मफलर लपेट के और बुक्स को जो है पीछे कैरियर पर लगा के साइकिल से रोज़ जाया करता था। तो वो एक बहुत बड़ा संघर्ष था मेरे लिए। दूसरी बात थी कि घर में कोई एक नियमित आय का साधन भी नहीं था। तो घर आता था वापस तो हमारे जो है वो पशु थे, गाय थी, और उनको चराने में जाया करता था। और जो मेरी बुक्स थी वही मेरा जो है वो साथी थी। और हमारे घर के पड़ोस में ही एक बगीचा था, उस बगीचे में मैं जनरली चला जाया करता था गाय को चराने के लिए। और वहाँ रह के मैं पढ़ता था उन किताबों को, और गाय को छोड़ देता था। साथ ही क्योंकि आय का कोई नियमित साधन न होने से सामने आर्थिक संकट भी था। तो हमारे बगल में ही एक फैक्ट्री थी, विंडलास फैक्ट्री है आज उसका जो नाम है। उसमें भी मैंने जो है वो कैजुअल लेबर के रूप में भी काम किया। तो ये बहुत एक संघर्ष रहा। जंगल में हम जाते थे, लकड़ी लेने के लिए जाया करते थे। इसी तरह पानी भरने के लिए हम जो है कुएं से पानी लाया करते थे, और घास लाया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था पढ़ाई के साथ साथ, कि जो घर की नियमित ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करना है, और जो हमारी शिक्षा है उसको भी बनाए रखना है। तो एक बड़ा लंबा संघर्ष है जिसको मैंने जो है वो पार किया है, और बड़ी खुशी भी होती है आज मुझे इसको। तो विजय जी ने बताया है कि जंगल से लकड़ी भी
ये लाते थे, साथ ही फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में भी काम करते थे और गाय को भी चुगाते थे। इन सब बीच में ये पढ़ाई का टाइम निकालते थे जंगल में, जब गाय चुगाने जाया करते थे। तो आपको उस टाइम पे ऐसा महसूस नहीं होता था कि 20 किलोमीटर हमारा कॉलेज है और थक जाना है, 20 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर जाना, यानी कि टोटल 40 किलोमीटर, और फिर उसके बाद घर के भी काम। तो लगता नहीं था कि काश ऐसा हो कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, जैसे होता ही है अमूमन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। देखिए, जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है हमेशा। तो मन में बहुत सारी अदम्य इच्छाएं थी कि इनको पूरा करना है, और सामने चुनौतियां भी बहुत थी। तो जब चुनौतियों को पार करता है आदमी, तभी उसको कुछ मिलता है। तो ये जो चुनौतियां सामने आई, तो इनसे जो है वो हमने कुछ सीखने की कोशिश की। मन में कभी जब निराशा का भाव जगा, तो हमेशा जो है हमें जो हमारे महापुरुष है वो याद आए, और ये याद आया कि संघर्ष करने से ही कुछ मिल सकता है। तो कभी भी इस तरह का भाव नहीं आया कि पढ़ाई को छोड़ दिया जाए। जी। जी। अभी ये तो घर के संघर्ष थे आपके, लेकिन बहुत सी बार होता है जैसे स्कूल छोड़ के बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है, नया माहौल होता है, नया सब कुछ होता है। और ख़ास तौर से अगर जो हमारे टाइम पे देखा जाए तो कॉलेजों में रैकी भी बहुत होती थी। तो कॉलेज के जो दिन थे आपके, वो किस तरीके से कटे? हाँ, धन्यवाद, आपने मुझे कॉलेज के दिनों को याद दिला दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं SGRR पीजी कॉलेज देहरादून से मैं पास आउट हूँ। मैंने वहाँ से जो है पीजी किया है, यूजी किया है। और ये बात है 92 93 की, काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है। हाँ, कॉलेज में उस समय रैगिंग भी होती थी। जब हम गए तो बड़ा हिचकते हुए से गए, और क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, तो मन में थोड़ा-सा एक हिच भी होती थी। और रैगिंग हुई, लेकिन उस तरह की रैगिंग नहीं हुई जिस तरह की जो है अमूमन बीच में चलने लगी थी। तो उससे हमें सीखने का भी मौका मिला। क्या जो सीखा आपने उस रैकी से, और किस तरीके की रैकी? रैगिंग में जो है हम लोगों का इंट्रोडक्शन करवाया गया, हम लोगों को खड़ा करवाया गया सबके बीच में, और कहा कि कुछ सुनाइए। तो वो कुछ सुनाया गया, कुछ करके दिखाइए, तो वो कुछ करके क्या दिखाया। करके दिखाया? अब हम लोगों से कहा गया कि अच्छा, आप कोई एक रोल प्ले कीजिए कि आप एक जो है शादी हो गई है आपकी, और एक जो है सुहागरात होने वाली है आपकी, और आप बैठे हुए हैं, और इस तरह से ही कोई एक रोल प्ले जो है वो करवाने के लिए कहा गया। तो किया हमने उस जितना भी अच्छा, वो जब था। ये रोल प्ले करवाने के लिए कहा आपके सीनियर ने, तो आपके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए कोई गर्ल्स थी या अकेले ही किया? नहीं, नहीं, ये तो खुद ही किया, कोई गर्ल्स हमारे साथ ऐसे नहीं थी, और वो अकेले ही आपको करना था, इस जी। तरह से किया मैंने। जी। जी। तो अब कॉलेज में आप गए, कॉलेज में किस तरीके के स्टूडेंट आप थे? किस तरीके से आपको वहाँ पे लगता था कि मैं और भी बेस्ट करूँ? बड़ी अच्छी बात कही है आपने। कॉलेज डेज़ में जब मेरा जो सब्जेक्ट रहा, इंग्लिश लिटरेचर रहा, इकोनॉमिक्स रहा, पॉलिटिकल साइंस रहा, तो हमारे जो वहाँ पढ़ाने वाले जो फैकल्टी थी वो बड़ी अच्छी थी। और जो प्रिंसिपल थे VA बुड़ाए सर, वहाँ प्रोफेसर साहब, वो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे। तो जब भी पढ़ने जाते थे तो बहुत ही ध्यान से पढ़ा करते थे, और अच्छा लगता था पढ़ते हुए बहुत। और वो हमें हमेशा प्रेरणा जो है वो दिया करते थे, कहते थे कि सोना जो है वो तपता है तभी सोना बनकर निकलता है। तो आप जितना तपोगे उतना जो है वो निखर के आओगे। उनकी बात आज भी मैं भूल नहीं पाया हूँ। और इसी तरह जो है हमारी मैडम मधु डी सिंह थी, डॉक्टर मधु डी सिंह, वो हमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया करती थी। तो बहुत ही अच्छे ढंग से वो समझाया करती थी। उसी का प्रभाव है कि आज मैं कुछ लिख पा रहा हूँ। हाँ, विजय जी, ज़िंदगी, अगर जो हम बात करें ज़िंदगी की, ज़िंदगी से हम कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमें कुछ और देती थी ये। तो इस तरीके से आपके सपने, जिस अभी पोस्ट में हैं आप, यही थे या कुछ और बनने के थे? मैं एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता था, और मेरा सपना था कि मैं IAS क्रैक करूं, UPSC क्रैक करूं और एक IAS बनूं। तो मैंने उसके लिए तैयारी भी की, लेकिन नहीं मैं बन पाया।
तो मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ, तो ये भी जो है वो मंजिल कम नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कहाँ से क्या बने हो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या बने हो। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा गांव है, उस गांव में यहाँ तक का जो मैंने सफ़र किया है, अभी तक इस मंजिल को किसी ने छुआ नहीं है। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। अच्छा, अपने तो सपने होते ही हैं, लेकिन हमारे सपनों के साथ-साथ हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनके भी सपने होते हैं। तो जैसे आपके मम्मी-पापा, उनका क्या सपना था कि हमारा बच्चा किस लाइन में जाए या किस प्रोफ़ेशन में जाए? ऐसा कुछ? माता-पिता क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे और उस समय का माहौल भी ऐसा नहीं था, तो उनकी इच्छा ये थी कि ये पढ़ लिख के कुछ बने। तो ऐसा कोई विशेष उनका वो नहीं था सपना कि ये ही बनना है। लेकिन हाँ, माताजी कहती थी कि तुम्हें जो भी बनना है अपनी मेहनत से, लगन से आप मेहनत करो और एक सफलता हासिल करो। विजय जी, पिछले इंटरव्यू में यानी कि पार्ट 1 में हमने आपके बचपन की बात जानी। इसमें आपके युवावस्था की बात जानी और आपका नौकरी तक का सफ़र जाना। लेकिन इन्हीं सब बीच में आप एक कवि भी हैं बहुत अच्छे, और कविता भी लिखते हैं, और जैसे कि अभी आने वाले टाइम पे आपका एक मुशायरा भी है, उसमें मुशायरे में आप जाने वाले हैं। तो ये अनुभव कैसा रहेगा जैसे पहली बार आप मुशायरे में जाएँगे? मैं बड़ा रोमांचित हूँ। पहली बार मैं किसी ऑल इंडिया मुशायरा में शिरकत करने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा भी लग रहा है। मुझे मन में जो कुछ भाव हैं वो हिलोर मार रहे हैं। तो बहुत खुश भी हूँ मैं इस बात को लेके कि मेरा एक अलग जो रूप है, एक सरकारी सेवक से हट के वो दिखने के लिए बेताब है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और आशा करता हूँ अच्छा होगा। अच्छा मैं पढ़ना चाहता हूँ और जो श्रोता हैं उनको मैं कुछ मैसेज दे पाऊँ, तो इसका मैं जो है वो करता हूँ। अच्छा, जैसे कि आप कविताएँ लिखती हैं, अभी आपने एक बुक लिखी है यादें, और एक बुक और आपकी एडिशन पे गई हुई है, बचपन की यादें। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई फ़िल्म स्टोरी या स्क्रिप्ट राइटर मैं बनूँ? आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं बहुत पहले से सोचता हूँ, मैं जो है वो नाटक लिखना भी मेरी एक पैशन है और कुछ मैंने लिखा भी है। तो एक स्क्रिप्ट राइटर बनने की मेरी इच्छा है। अब देखिए आगे क्या होता है भविष्य में। कोशिश करूँगा कि कुछ लिख पाऊँ। जैसे अभी बात चल रही थी कि आपने एक गज़ल लिखी है। गज़ल किस तरीके की आप गज़ल लिखते हैं? जैसे गज़ल में तो हमारे बहुत सारे हैं, जगजीत सिंह जी हैं, गुलाम अली जी हैं, अ, अल्ताफ़ राजा जी हैं, बहुत सारे ऐसे गायक हुए हैं, और आप उन्हीं से मिलती-जुलती गज़ल लिखते हैं। ये जो एक थॉट है, जो एक स्क्रिप्टिंग चलती है, कहाँ से आपको ये आती है? आप जगह-जगह करते हैं, या किसी के जीवन से ये आप चीज़ लेते हैं? देखिए पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपको बताया था कि जो कवि होता है वो मन की भावनाओं को व्यक्त करता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो जिन आपने गायकों का नाम लिया वो बहुत बड़े गायक हैं। उन्होंने जो है जो गज़लें अच्छा, कही हैं उनको ज़िंदा कर आपकी दिया। बात रोकते हुए, अगर तो ये आपकी जो लेख हैं, ये इन गायकों को पसंद आ जाती हैं, जैसे कि आपने बहुत बड़ा कहा, तो कैसा दिन होगा वो आपका? ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं तो अपने आप को अभी इस काबिल भी नहीं समझता हूँ, और अगर वो इसको नज़र इनायत करते हैं तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तकदीर ले जाती है, तो वो ना जाने कहाँ से कहाँ ले जाती है। क्या पता, अभी बहुत सारे ऐसे हुए हैं हमारे यहाँ पे कि रेलवे स्टेशन पे गाना गाती थी, नाम मेरे याद नहीं आ रहा, मंडल, रानो मंडल। वो देखो कहाँ पहुँची हैं। फिर उसके बाद अभी एक और गायिका निकल रही है। अगर तो इसी तरीके से आपके जीवन में भी भगवान ने चमत्कार कर दिया, तो कैसा महसूस करेंगे आप? मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर मैं कुछ जो लिख पा रहा हूँ, जो मैं अशार पढ़ रहा हूँ या मैं गज़ल कह पा रहा हूँ, उन पर किसी जो बड़े गायक है उसकी नज़र पड़े, तो ये मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है। हालाँकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो मेरे मन के उद्गार हैं। मैंने उनको किसी उस प्रोफ़ेशनल पर्पज़ के लिए नहीं लिखा है। जो मेरे मन की जो भावना है मैं उनको व्यक्त कर रहा हूँ।
आप एक युवा हैं और युवा में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल करा है, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं कि बढ़ते हैं आगे पर पीछे हट जाते हैं और पीछे हटने के बाद निराश और हताश हो जाते हैं। तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? उन युवाओं के लिए मैंने कुछ लिखा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ उनको। तो जो मेरे युवा श्रोता हैं, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने लिखने की कोशिश की है कि रफ्ता रफ्ता ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। रफ्ता रफ्ता ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा, फिर नई सुबह होगी, सारा मंज़र बदल जाएगा। फिर नई सुबह होगी, सारा मंज़र बदल जाएगा। और अपनी मेहनत पर भरोसा रख और आगे कदम बढ़ा। अपनी मेहनत पर भरोसा रख और आगे कदम बढ़ा। हो कोई भी हिमालय तेरी गर्मी से पिघल जाएगा। हो कोई भी हिमालय तेरी गर्मी से पिघल जाएगा। बहुत ही अच्छी बात कही है विजय जी, और दृष्टि न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विजय कुमार जी, जिन्होंने कहा है कि रफ्ता रफ्ता ये वक्त गुजर जाएगा और अपनी हिम्मत पे हो यकीन तो वक्त भी निकल जाएगा। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।